आज की जो हमारी क्लास है वो एलेक्जेंडर पोप के ऊपर रहेगी। हालांकि मैंने एलेक्जेंडर पोप की जो मॉक इपिक है, रिप ऑफ द लॉक, मैं उसे कंप्लीट करा चुका हूँ। मैंने उसके दो वीडियो बनाई थी क्योंकि काफी लेंथी थी, और हालांकि सारे स्टेंजे कराए भी नहीं थे क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी था, तो इंपोर्टेंट स्टेंजेस मैंने कराए। फिर भी वो काफी लेंथी हो गई कि मुझे उसकी दो वीडियो बनानी पड़ी थी। उससे अलग अगर मैं बात करूं तो मैंने अलेक्जेंडर पोप की जो मॉक की पिक है, द रेप ऑफ द लॉक, उसके क्वेश्चंस भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें उसके क्वेश्चन करा दिए। अब इस पे एक चीज और रह जाती है, वो है पोप के बारे में, मतलब उसकी बायोग्राफी। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो अलेक्जेंडर पोप की बायोग्राफी के ऊपर है। न्यू क्लासिकल एज का पोइट है अलेक्जेंडर पोप, जो कि एक ट्रांसलेटर्स भी था और ट्रांसलेट किया करता था। उसने जो होमर के इलियड एंड ओडिसी उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है। अलेक्जेंडर पोप बहुत बड़ा सटायरिस्ट भी था। एज को भी आपको ध्यान में रखना है। न्यू क्लासिकल एज का जो मेन राइटर का नाम आता है तो तीन नाम आते हैं उसमें। उसमें अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है, ड्राइडन का नाम आता है, डॉक्टर जॉनसन का नाम आता है। एज ऑफ पोप, न्यू क्लासिकल एज, 18th सेंचुरी, और आपका अगस्टस एज, यही एज है जिसे हम शेडो क्लासिकल भी बोलते हैं। क्लासिकल एज की न्यू क्लासिकल एज। तो आपको जब मैं मेजर मोमेंट्स, आप अगर मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें आपको न्यू क्लासिकल एज के बारे में सारी चीजें पता भी लगेगी, और उसी का इफेक्ट था अलेक्जेंडर पोप पर। तो इसका मतलब ये जो एज थी इसमें करेक्टनेस, सटायर, हीरोइक कपलेट और बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन इस एज में था। इसकी बिल्कुल अपोजिट एज आती है इसके बाद में, जो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज जिसका मैनिफेस्टो लेके आते हैं लिरिकल बैलेट से, वो है रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज और न्यू क्लासिकल एज बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। फिलहाल हम आज बात करेंगे अलेक्जेंडर पोप की। एक बहुत बड़े सटायरिस्ट थे और उनका यह एक बड़ा इपिक है, मोक इपिक है उनका, द रेप ऑफ द लॉक, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे अलग अगर हम बात करें, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इन्होंने एक अपना क्रिटिकल वर्क भी लिखा है। बहुत सारी पोएम्स है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, अगर आपने कभी पढ़ी हो, उसकी लाइन है बड़ी फेमस है, टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो बड़े फेमस फेमस लाइन अलेक्जेंडर पोप की है, तो बड़ा राइटर है पोप। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इपिग्रामेटिक स्टाइल, संक्षिप्त, गागर में सागर भर देना, वो सारी चीजें पोप के अंदर रही है। तो मैं आपको वन बाय वन पहले इसके लाइफ के बारे में, कि किस तरीके से, कहाँ जन्म होना, और माता पिता परिवार के बारे में, और किस तरीके से अपनी स्कूलिंग भी इनके फादर के उसमें, मतलब उनके देख रेख में इन्होंने करी है। तो वो सारी चीजें वन बाय वन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, अलेक्जेंडर पोप जो थे, इनका जन्म लंदन में 1688 में हुआ था। तो 1688 में इनका जन्म हुआ। तो 17th सेंचुरी में जन्म हो जाता है और 18th सेंचुरी तक रहे हैं। तो 18th सेंचुरी के पोइट बोला गया है अलेक्जेंडर पोप को। पोप जो थे वो सेंट मैरी चर्च है, जिस जो कहाँ पर था, ट्विंकनहम जगह है वहां पे था, जो मिडिल सेक्स इंग्लैंड के अंदर पड़ती है। 1744 में यहाँ पर इन्हें दफना दिया गया था। तो एक तरीके से जो इनके वर्क लिखे गए हैं वो 18th सेंचुरी में लिखे गए हैं, इसीलिए इन्हें 18th सेंचुरी का पोइट कहा जाता है, अलेक्जेंडर पोप को। पोप के जो पिता थे उनका भी नाम सेम ही था, अलेक्जेंडर पोप। जैसे विलियम शेक्सपियर के पिता है, उनका भी सेम नाम हो जाता है। जैसे आपका जॉन मिल्टन है, तो जॉन नाम है तो वो सेम हो जाता है, तो उन्हें सीनियर बोल दिया जाता है। तो सीनियर, पोप सीनियर, अलेक्जेंडर पोप सीनियर के नाम से जाना जाता है। वाज ए मर्चेंट, वो एक व्यापारी थे। और पोप जो है एक रोमन कैथोलिक है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो ग्रुप होते हैं, दोनों ही क्रिश्चियन होते हैं। दोनों का भगवान को मानने का तरीका अलग अलग होता है। तो कैथोलिक जो बहुत पक्के, जो पोप में विश्वास करते हैं, मतलब एक तो पोप इनका गोत्र हो गया, लेकिन मैं पोप उसकी बात कर रहा हूँ जो धर्म गुरु है, जो कि पहले बैठा करते थे रोम में। फिर वो रोम जो है इटली नाम हो गया। उसके बाद में वेटिकन सिटी बिल्कुल अलग कर दिया, वहां आज भी पोप है। तो पोप की बात पे विश्वास करना, और उनका विरोध जो करा था वो प्रोटेस्टेंट थे। वही प्रोटेस्टेंट जो लोलार्ड मूवमेंट स्टार्ट करा था वाइक्लिफ ने। तो वो प्रोटेस्टेंट बाद में, अब तो ज्यादातर सब प्रोटेस्टेंट ही है, कैथोलिक बहुत कम बचे हैं। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की खैर लड़ाई, उसके बारे में मैं कई बार अलग अलग भी बता चुका हूँ। फिलहाल ये रोमन कैथोलिक थे, मतलब जो रोम से ये कैथोलिक चला है तो वो कैथोलिक थे, मतलब इन ये बाय हार्ट कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट नहीं है। इन्होंने जो एजुकेशन ली, बड़ी एजुकेशन, मतलब जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करी। स्कूलिंग नहीं गए थे, लेकिन बड़ी ये करा। पोप एक न्यू क्लासिकल पोइट है इंग्लैंड इंग्लैंड के। तो न्यू क्लासिकल एज है, तो न्यू क्लासिकल पोइट।
क्लासिकल एज जो है वो ग्रीक और रोम की जो एज मानी जाती है, मतलब ग्रीक और रोम का जो लिटरेचर माना जाता है वो क्लासिकल लिटरेचर होता है, जो पुराना है, जिसमें होमर जैसे, विर्जिल जैसे नाम आते हैं। तो वो एक पुराना है, बोकेशियो जैसे नाम है उसके अंदर, पेट्रार्क। तो ये पुराना लिटरेचर, और उसमें जो ग्रेट ट्रेजेडी जैसे हुई है, जिसमें आपके फिलोसोफर भी रहे हैं हमारे, जो तीन नाम आते हैं, SPA, सोक्रेटिस, स्पा, एस सोक्रेटिस, पी से प्लेटो, और ए से अरिस्टोटल। ये गुरु चेले की क्रम भी यही होता है, SPA वाला। सोक्रेटिस उसका चेला, प्लेटो प्लेटो का एरिस्टोटल। ये सब ग्रीक के हैं। तो वो सब, हम मतलब वो सारा का सारा उनका जो लिटरेचर है, जो लिखा है उन्होंने, वो सब क्लासिकल लिटरेचर होता है। सोफोक्लीज जैसे, एस्काइलस जैसे राइटर, तो ये क्लासिकल लिटरेचर। उसी को ही इंग्लैंड में कॉपी कर लिया, उसके जैसा उसी के तर्ज पे लिखना स्टार्ट कर दिया, तो उसे हमने न्यू क्लासिकल बोला है। इन हिज पोइट्री वी फाइंड ऑल द क्वालिटीज ऑफ क्लासिकल राइटर्स एज होमर, सोफोक्लीज, ये बड़े बड़े राइटर के नाम दे दिए। इसमें होमर हो सकता है, सोफोक्लीज है, विर्जिल भी है। क्लासिकल राइटर्स में ग्रीक ही नहीं, इटली के, रोम के, सब क्लासिकल लिटरेचर। तो उनकी देख रेख, मतलब उनके जैसी क्वालिटीज एलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन जैसे राइटर ने, स्विफ्ट जैसे, इन्होंने अपने वर्क में डाली है। इसलिए इनके लिटरेचर को क्लासिकल तो क्योंकि पहले हो गया, तो उसका नाम न्यू क्लासिकल बोल दिया। पॉप वाज द लीडर ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री के न्यू क्लासिकल स्कूल का पोप जो है वो लीडर था। तो पोप वाज द लीडर ऑफ न्यू क्लासिकल, जो न्यू क्लासिकल एज है उसका लीडर, मतलब स्टार्ट करने वाला शुरुआत में, ये बाद में। फिर इसमें नाम जो आता है वो ड्राइडन का, डॉक्टर जॉनसन का, जोनेथन स्विफ्ट जैसे और भी राइटर के नाम आते हैं, लेकिन पोप जो है वो मेन राइटर है न्यू क्लासिकल एज का। उसे रिगार्ड किया जाता है, पोप को ऐसे रिगार्ड, सम्मान दिया जाता है, द स्प्लेंडेड हाई प्रीस्ट ऑफ अवर एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। हमारी जो एज है, इस एज को प्रोज एंड रीजन, अगर सबसे ज्यादा नाम किसी सेंचुरी को दिए गए हो तो वो 18 सेंचुरी को दिए गए हैं। इस न्यू क्लासिकल एज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे ही अगस्टन एज कहते हैं, इसे ही आप द पोप, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोलते हैं, एज ऑफ पोप, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, न्यू क्लासिकल एज, सेडो क्लासिकल एज, 18 सेंचुरी, सारे नाम इसी के ही है, मतलब सबसे ज्यादा नाम इसी के ही है। और माना जाता है अलेक्जेंडर पोप को द स्प्लेंडेड हाई प्रीस्ट है हमारी एज का, प्रोज एंड रीजन का, प्रोज एंड रीजन वाली एज। इसी एज में प्रोज बहुत ज्यादा चली, यहीं पर नॉवेल्स चले काफी, और रीजनिंग, मतलब रीजनिंग, तार्किक वाले जो पोयम है वो भी लिखी गई, जो माइंड से रिलेटेड होती थी, साइकोलॉजिकल बेस्ड हुआ करती थी, जिसमें अलेक्जेंडर पोप भी महान रहे हैं। ऑफ अवर एक्सीलेंट एंड इनडिस्पेंसेबल 18 सेंचुरी, हमारी एक्सीलेंट और इनडिस्पेंसेबल, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, 18 सेंचुरी का जो स्प्लेंडेड हाई प्रीस्ट है हमारी एज का, ये कहा गया है अलेक्जेंडर पोप के बारे में। हिज पोइट्री इज इंडीड द एंटीथीसिस है रोमांटिक पोइट्री की। रोमांटिक पोइट्री का एंटीथीसिस होता है, विरोधाभास है रोमांटिक एज का। ये तो मैं बार बार बताता ही हूँ कि न्यू क्लासिकल एज की पोइट्री और रोमांटिक एज की पोइट्री दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एलेक्जेंडर पोप की पोइट्री है एंटीथीसिस, तो पोप की भी है, ड्राइडन का भी है वर्क, और डॉक्टर जॉनसन की भी, सभी की है, क्योंकि ये सभी न्यू क्लासिकल एज के थे और न्यू क्लासिकल एज के पैटर्न पे लिखा करते थे। तो इनकी जो पोइट्री है वो टोटली डिफरेंट है रोमांटिक एज की पोइट्री से। तो हिज पोइट्री इज इंडीड एंटीथीसिस है, वो बिल्कुल विरोधाभास है। जो थीस है ना, वो थीसिस जो है वो एंटी है, मतलब एंटी सोच हो गई रोमांटिक पोइट्री से। और अगर मैं आपको बताऊं भी, तो रोमांटिक पोइट्री और न्यू क्लासिकल पोइट्री में क्या था। न्यू क्लासिकल में सब क्लासिकल है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन रोमांटिक में फ्री ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये दिल से लिखा करते थे रोमांटिक एज के राइटर, जबकि यहाँ न्यू क्लासिकल एज में माइंड यूज होता था। वो है ना, ये जो आपके वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो अपने आप ही निकलती है पोइट्री, देख करके, किसी माहौल में जा करके, जैसे उसने पोयम अपनी लिखी भी है। ये कई सारी पोयम इस तरीके से लिखता है, वर्ड्सवर्थ जाता रहता है, देख करके, डैफोडिल्स पोयम लिखी उसने, फूल देखे उसके माइंड में विचार आ गए, उसने पोयम लिखी, 3 years he grew in sun and shower।
तो वो देखता है, जाता है, बादलों की तरह बताता है जैसे बादल का कोई टारगेट नहीं होता, मैं ऐसे ही घूम रहा था। तो तब उसकी बात करता है। तो कुल मिलाकर के वो बताता है कि किस तरीके से जो पोयम है, वर्ड्सवर्थ की पोयम जो हम पढ़ते हैं, या एस टी कॉलरिज की, या जॉन कीट्स की, वे सब अपने आप ही, कीट्स नाइटिंगेल को गाना सुना और उसके मन में विचार आ गए, उसने पोयम लिख दी। ये होता है हर्ट से निकलना। जबकि न्यू क्लासिकल एज के माइंड से सोच करके लिखा करते थे, ये सटायर यूज करते थे। वो न्यू रोमांटिक एज वाले, वो कोई ऐसे बाउंडेड नहीं थे कि उन्हें किसी एक पैटर्न पे चलना चले। वो लैंग्वेज को यहाँ तक कहते थे कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता प्रोज एंड पोइट्री के लैंग्वेज में, मतलब एंटरटेनमेंट होना चाहिए। इनका मतलब है कि डिडेक्टिसिज्म हो, शिक्षा से भरी हुई हो, जो वर्क हम लिखे वो ऐसा हो कि जो ज्ञानवर्धक होना चाहिए। तो ये एंटीथेसिस है रोमांटिक पोइट्री से, जो न्यू क्लासिकल पोइट्री है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना ह्यूमन है और फॉरगिव करना डिवाइन है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, और ये एस्से ऑन क्रिटिसिज्म में लिखी है, अलेक्जेंडर पोप की लाइन है कि गलती करना मानव से ही गलती होती है, इंसान से, और क्षमा जो है वो डिवाइन, मतलब वो भगवान जो है वो क्षमा कर देते हैं। तो ये इतनी फेमस प्रोवर्ब बन चुकी है कि इसे नॉर्मल भी इंसान यूज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स यूज करी है अपने वर्क में एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। ही हैज ए क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट टीचर। भाई टीचर का क्या होता है कि वो जो भी चीजें होता है ना, वो कुछ ज्ञान देता है। ये अगर आप अलेक्जेंडर पोप की पोएम को पढ़ोगे, जैसे आपने रेप ऑफ द लॉक पढ़ी है, उसमें उसने सटायर करा है फैशनेबल लेडीज के ऊपर, जो कंटेम्प्रेरी लेडीज थी, जो फैशनेबल है, अरिस्टोक्रेटिक है, कि भाई वो किस तरीके से इतना लेट उठना, और फिर लैप डॉग्स को रखना, और बालों पे, फैशन पे, लव लेटर्स और मेकअप करना, वो सब चीजें दिखाई है उसने। तो वो कहीं ना कहीं सटायर, जो सटायरिस्ट होते हैं, वो एक टीचर वाला ही काम करते हैं। किसी पे सटायर करना, जैसे कोई अध्यापक होता है ना बच्चों पे सटायर करता, तो कुछ सिखाता है, ऐसे ही अपनी पोयम के माध्यम से ज्ञान देते हैं, एज ए ग्रेट टीचर की तरह है। एंड बाय दिस क्वालिटी ही गाइड्स द कॉमन पीपल, को गाइड करते हैं अपनी इस टीचर वाली क्वालिटी से। ही वाज ए टीचर इन हिज वर्सेस, वो अपनी वर्सेस में, पोएम्स में टीचर का काम करते हैं। मतलब जो लिखते हैं, जो अपनी पोयम करते हैं ना, तो उसमें एज ए टीचर वाला रोल अदा करते हैं। पोप वाज ए गुड प्रीचर, वो एक अच्छे प्रीचर भी थे। प्रीचर वो ज्ञान देने वाले होते हैं, स्पीच देने वाले। बाय द हेल्प ऑफ हिज वर्सेस, अपनी पोयम की हेल्प से रीडर्स, उनकी पोयम की हेल्प से रीडर्स कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो रीडर्स ज्ञान प्राप्त करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोप्स पोयम, पोप की जो वर्क है, जो उनकी पोयम्स है, उससे रीडर्स को काफी नॉलेज प्राप्त होती है। ऐसे इनके वर्क होते हैं। ग्रेट पोइट है ऑफ मैन एज सोसाइटी हैज मेड हिम, उन्हें समाज ने एक मैन के प्रति ग्रेट पोइट बनाया। मतलब नेचर वगैरह इनकी बात नहीं करेंगे, वो इंसानों के बारे में बात करते हैं, उन्हीं का मुद्दा उठाएंगे, आपको ज्ञान देंगे, उससे रिलेटेड बातें बताएंगे। तो पोप इज ए ग्रेट पोइट ऑफ मैन है, एज सोसाइटी हैज मेड हिम, सोसाइटी ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। ही टेक्स हिज सब्जेक्ट मैटर ऑन ह्यूमन बींग्स ऑफ टाउन लाइफ, वो टाउन लाइफ के, ह्यूमन बींग्स के, मतलब जो शहर में इंसान होते हैं ना, उनको ही सब्जेक्ट बनाते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। वो बताते हैं, समझाते हैं, एक तरीके से हमें रोशनी डालते हैं इन चीजों के ऊपर। देर इज ए प्लेंटी ऑफ हीरोइक कपलेट्स इन पॉप्स पोइट्री, पॉप की पोइट्री में हीरोइक कपलेट्स भरे हुए हैं, प्लेंटी ऑफ। तो हीरोइक कपलेट की तो ये महारती है। हीरोइक कपलेट को महान बनाया है इन्होंने। स्टार्ट चौसर ने कर दिए थे हीरोइक कपलेट, लेकिन उसे परफेक्ट जो करा है वो अलेक्जेंडर पोप ने किया है। अलेक्जेंडर पोप अपने सभी वर्क में हीरोइक कपलेट यूज करते थे, मोस्टली वर्क्स के अंदर। हीरोइक कपलेट क्या होता है? दो लाइन का एक कपलेट, माने दोहा हो गया, उसमें आयम्बिक पेंटामीटर की राइम स्कीम, मतलब आयम्बिक पेंटामीटर होता है, और बाद में राइम स्कीम मैच करती है। जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर के अगर आप सोनेट देखोगे, तो वो क्या करता है, चार चार लाइन के तीन स्टेंजे बनाता है, मतलब थ्री क्वार्टन्स बनाता है। लास्ट में एक कपलेट डालता है, कपलेट तो दोहा होता है, लेकिन वो भी हीरोइक कपलेट डालता है। लास्ट का जो राइम स्कीम सेम मैच करती है। इसीलिए विलियम शेक्सपियर की राइम स्कीम आपको पता होगी, ए बी सी डी ई एफ, लास्ट में जी जी होता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो कपलेट में जो दोनों लाइन होती है वो आपस में राइमिंग करती है। इसी तरीके से हीरोइक कपलेट, वो तो एक ही हीरोइक कपलेट डालता था अपनी पूरी पोयम में, पूरे सोनेट के अंदर। विलियम शेक्सपियर ने मतलब अपनी थ्री क्वार्टर्स और एक कपलेट डाले। लेकिन यहाँ अगर बात करें अलेक्जेंडर पोप की, तो वो अपनी लेंथी से लेंथी पोयम को हीरोइक कपलेट में लिख देता था।
देर इज ए प्लेंटी ऑफ हीरोइक कपलेट्स इन पॉप की पोइट्री में, बहुत ज्यादा हीरोइक कपलेट है। पॉप इज द मास्टर इन दिस फील्ड, इस फील्ड का तो कलाकार है। ही चूजेज इट फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी, उसने जो अपने क्रिटिकल वर्क लिखता है ना उसमें भी इसे यूज करता है। जैसे ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा है उसने। प्रीचिंग एंड फॉर सटायर, ये हीरोइक कपलेट में वो स्पीच, प्रीच माने उपदेश भी देता है और सटायर भी इसी में ही करेगा। जैसे रेप ऑफ द लॉक है, कितना लेंथी इपिक है, उसके अंदर भी इसने हीरोइक कपलेट डाले हैं। और हीरोइक कपलेट के माध्यम से वो सटायर करता है। जैसे उसने बेलिंडा को करेक्टर बना करके जो फैशनेबल लेडीज है उन पे सभी पे सटायर करा है, मॉडर्न लेडीज के ऊपर 18th सेंचुरी। इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पोइट भी है। जॉन डेनिस एक क्रिटिक हुए हैं जो कहते हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में, ही वॉज एबल टू प्ले अपॉन वन इंस्ट्रूमेंट, कि वो एक ही इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करने के लायक था। इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि सपोज करो आप कोई वीणा बजा रहे हो, आप सितार है, वीणा है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है। या बाजा सा बजाने का होता है, या फिर वो तुरई सी होती है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ढोलक भी इंस्ट्रूमेंट में आती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऐसे ही जो पोइट होते हैं, जो वे अपनी पोयम लिखते हैं तो अपना एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे हीरोइक कपलेट एक इंस्ट्रूमेंट है, इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करा है। ये डेनिस का मानना है कि अलेक्जेंडर पोप ज्यादातर अपना एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने में ये परफेक्ट थे। तो ही वाज एबल, ये ही आया है पोप के लिए, वो योग्य थे प्ले करने के लिए अपॉन वन इंस्ट्रूमेंट, इस एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे, मतलब हीरोइक कपलेट को, द हीरोइक कपलेट। वेन ही अटेम्प्ट एनी अदर फॉर्म ऑफ वर्स, अगर उन्होंने हीरोइक कपलेट को छोड़ करके कुछ और फॉर्म ले ली, कुछ और चीज पे लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे हीरोइक कपलेट छोड़ दिया, ब्लैंक वर्स ले लो या फ्री वर्सेस में लिखना स्टार्ट कर दो, कुछ और ले लिया अगर उन्होंने, तो द रिजल्ट इफ नॉट टोटल फेलियर, तो रिजल्ट जो होगा ना जो वो लिखेंगे, अगर पूरा फेलियर ना हुआ तो मेडिक्रेटी तो हो ही जाएगा आंशिक रूप से। इसका मतलब अगर वो हीरोइक कपलेट में लिखेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। लेकिन अगर हीरोइक कपलेट छोड़ करके किसी और चीज में अगर उन्होंने अपना हाथ आजमा लिया, तो अगर कंप्लीट रूप से फेल नहीं हुए तो आंशिक रूप से तो हो ही जाएंगे। इसका मतलब कि अगर 100% फेल नहीं हुए तो 50%, 60% तो फेलियर होना ही होना है। तो हीरोइक कपलेट में तो उन्हें महारत हासिल है। हीरोइक कपलेट अगर वो डालते हैं किसी वर्क में तो उससे तो उन्हें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर हीरोइक कपलेट की जगह कोई और चीज यूज कर दी अपने वर्क में, तो वहां पर वो फेलियर की तरफ को चले जाएंगे। ऐसा मानना जॉन टेनिस का है। इसका मतलब सीधा सीधा सा कहना चाह रहे हैं कि वो हीरोइक कपलेट की वजह से ही सक्सेस है। पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट ऑफ इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में, हालांकि 18th सेंचुरी में और भी बड़े सटायरिस्ट हुए हैं, और बड़े सटायरिस्ट में एक नाम आता है जोनाथन स्विफ्ट का। वो भी सटायरिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन देखो ये लाइन चेंज करती है, यहाँ पर द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट नहीं बोला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट बोला। ये वन ऑफ द वाला रूल तो आप डिग्री में भी बहुत देखते होंगे। जब हम डिग्री यूज करते हैं तो वन ऑफ द वाला भी होता है, द बेस्ट भी होता है। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। दोनों बातों में अंतर हो जाता है कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इसका मतलब उससे बढ़िया कोई और नहीं है। लेकिन वन ऑफ द आते ही तो कुछ है ऐसे जो राम जैसे ही बेस्ट है, इसका मतलब पांच छह व्यक्ति उनमें राम भी एक है। इसीलिए यहां पर डाला गया है कि पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट। वो उन महान सटायरिस्ट में एक था इंग्लैंड के 18वीं सदी में जो हुए हैं। तो उस वो ये वन ऑफ द क्यों लिखना पड़ा, अगर द बेस्ट लिख देते या द ग्रेटेस्ट लिख दिया जाता तो जोनाथन स्विफ्ट कहीं ना कहीं दब जाते। वो भी 18th सेंचुरी के एक अच्छे नॉवलिस्ट रहे हैं, जिन्होंने द बैटल ऑफ द बुक्स, ए टेल ऑफ द टब जैसी, और गुलिवर्स ट्रेवल्स, ऐसे बहुत सारे नॉवेल लिखे हैं जो बड़े बेहतरीन हुए हैं और सटायरिकल हुए हैं। वो भी बहुत ज्यादा सटायर यूज किया करते थे, मतलब अलेक्जेंडर पोप से उनका नाम ऊपर है अगर देखा जाए तो सटायर वाले फील्ड में। अगर वैसे फेमस में देखे और ग्रेटेस्ट सारे ऑल ओवर देखे तो अलेक्जेंडर पोप उनसे बहुत महान है। तो जोनाथन स्विफ्ट सटायरिस्ट है, वो एक ही क्वालिटी रखते थे। तो इसीलिए कहा गया है कि अलेक्जेंडर पोप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी बोला गया है। फर्स्टली, सबसे पहले ही नोटेड द एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन ऑफ एवरी क्लास एंड प्रोफेशन। सबसे पहले जब अलेक्जेंडर पोप किसी चीज पे लिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो नोट करते हैं एक्टिविटीज को, ऑफ द पर्सन ऑफ एवरी क्लास। पर एक क्लास से मतलब है वर्ग, हर वर्ग के व्यक्तियों के जो व्यक्ति है उनकी एक्टिविटीज को, एंड प्रोफेशन, और उनके जो प्रोफेशन है ना उसे वो ध्यान रखते हैं। एंड रोड सटायर्स अपॉन दीज एक्टिविटीज,
फिर उनकी एक्टिविटीज पे सटायर करते हैं। जैसे उन्होंने रेप ऑफ द लॉक में देखा कि जो लेडीज है, जो फैशनेबल लेडीज है, वो किस तरीके से कब उठती है, वो लैप डॉग्स रखती है, वे कैसे ताश खेलने जाती है, एंजॉय करती है। तो वो सारी चीजें उन्होंने ध्यान रखी, उनकी एक्टिविटीज, फिर उनके ऊपर सटायर करा। तो पहले ध्यान से देखते हैं जिस चीज को लिखते हैं, उसके पर्सन्स को, उनके प्रोफेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करके तब उस पर सटायर करते हैं। एक सटायरिस्ट वो होता है जो एक्सपोज करता है, खोल देता है ह्यूमन वीकनेस को, इंसान की जो कमियां हैं उन्हें खोलता है, उनकी शॉर्ट कमिंग्स भी, कमियां कमजोरियां, फूलिश भी, मूर्खता है, एब्सर्डिटीज भी होता है, विविधता या बुरापन। तो उनका जो भद्दापन है, जो फूलिश मूर्खता है, शॉर्ट कमिंग्स कमियां है, वीकनेस कमजोरियां है, उन्हें एक्सपोज करता है सटायरिस्ट। तो सटायरिस्ट कौन होता है? सटायरिस्ट होता है व्यंग करने वाला। अब व्यंग करने वाला मतलब वो व्यंग करता है, वो कमेंट पास करता है। तो सटायरिस्ट तो वे होते हैं। वो क्या करते हैं? अब ये सटायरिस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम चलते हुए व्यक्ति पे ताना मारना, हालांकि उसे भी सटायरिस्ट कहेंगे, लेकिन ये जब राइटर को सटायरिस्ट कहा जाता है तो वो अपने वर्क में सटायर करता है। जैसे अलेक्जेंडर पोप करता था, वो अपने वर्क के अंदर सटायर करेगा। जैसे रेप ऑफ द लॉक में उसने सटायर करा है, तो दिखाता है लेडीज के बारे में, तो वो बताता है ह्यूमन बीइंग के बारे में भी कहा है कि हम इंसान जो है कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं, कितनी जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो हम तो ऐसे होते हैं, हम अपने फ्यूचर को नहीं देखते, बस खुश होने में लग जाते हैं। अरे भविष्य से डरो। तो वो सटायर करता है। तो उसने ये भी दिखाया कि मतलब किस तरीके से, जो लास्ट में क्लेरिसा वाली स्पीच है कि जो बॉयज होते हैं वो ब्यूटी की तरफ को भागते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि सबसे ज्यादा ब्यूटी से तो, सुंदरता को बस हम अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर उसे बरकरार रखना है तो वो अच्छी क्वालिटी से होता है। तो ये सब चीजें उसने बताई है। वो सटायर करता है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर। तो सटायरिस्ट का काम होता है कि वो कमजोरी पर प्रहार करता है, जो कमियां हैं, जो समाज में जिस चीज की कमी है ना, उन पे प्रहार करके ये बताने की कोशिश करता है भी तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, और उस चीज को फिर रीडर पढ़ते हैं। तो उन्हें में कहीं ना कहीं एक फायदा मिलता है रीडर्स को सटायर से, कि उन्हें पता लग जाता है भाई ये चीजें गलत है, ये सही है। तो वो होता है काम सटायरिस्ट का। द रीजन ऑफ हिज राइटिंग सटायर, सटायर लिखने का जो कारण है, इज हिज डिससेटिस्फेक्शन विद हिज एज। वो अपनी एज से डिससेटिस्फाइड था, इस वजह से उसने वो एक सटायरिस्ट बना। अब एज से मतलब उसकी उम्र से नहीं है, एज से मतलब उसके युग से है, उसकी सेंचुरी मतलब 18 सेंचुरी। वो अपने 18 सेंचुरी से, जो उस समय की एज थी, उससे वो क्या था कि ये मतलब बिल्कुल अगर देखा जाए तो वो रीजन ऑफ हिज राइटिंग सटायर उसका डिससेटिस्फाइड था। मतलब वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था उसके अनुसार, जो ये एज से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, कि भाई ये एज में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से डिससेटिस्फाइड था। बिसाइड्स, अब इसके अतिरिक्त एक बात तो ये थी, जो वो सटायरिस्ट बना कि उसे दिखाई दिया चारों तरफ गलत हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं था। दूसरा, पर्सनल सोरोज, उसके कुछ अपने भी दुख थे, फिजिकल लिमिटेशंस। उसकी फिजिकल लिमिटेशंस का मतलब समझ रहे हो, वो 4.5 फुट का था केवल। ये अलेक्जेंडर पोप है ना, बहुत छोटा है। मतलब किसी इंसान में कोई कमी रह जाए, हाइट में कमी हो जाए, कोई दिखने में किसी में कमी हो, किसी के आंखों में कमी हो, कहीं कुछ ऐसा, तो वो थोड़ा सा वैसा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो ये वो कहा है कि वो क्यों इतना ज्यादा सटायरिस्ट बन गया। वो सटायरिस्ट होते हैं जो दूसरे पर हमेशा कमियां निकालना समाज में। तो ऐसा व्यक्ति कैसे बन गया वो? तो उसके पीछे कारण बताया। नंबर एक तो ये था कि एक तो वो अपनी एज से डिससेटिस्फाइड था। दूसरा, ये भी बताया है कि भाई अपनी एज से वो सेटिस्फाइड नहीं था। और सेकंड थिंग फिर ये भी बता दी कि कहीं ना कहीं उसे ये भी था कि उसकी जो ये देखने को मिलता है ना भाई, जैसे अगर हम बात करें तो उसका एक कारण ये भी बताया कि बिसाइड्स पर्सनल सोरोज, फिजिकल लिमिटेशन, उसके जो पर्सनल दुख थे ना, वो भी है कहीं ना कहीं। फिजिकल रिलेशन से मतलब फिजिकल, जो उसका हाइट थी, उसकी फिजिकल बॉडी की बात आ जाती है। लिमिटेशन, लिमिटेड मतलब उसकी जो हाइट थी ना वो छोटी थी। एंड क्रिटिकल एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड मेड पोप एज ए, और क्रिटिकल एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का क्रिटिकल एटीट्यूड, आलोचनात्मक जो विचारधारा है ना, वो ये सब चीजों ने पोप को एक सटाइलिस्ट बनाया। तो तीन बात आई उसमें। एक तो वो फिजिकली मतलब थोड़ा सा सही नहीं था, उसकी लंबाई उम्बाई की जो बात आती है, तो वो भी एक कारण रहा। दूसरा कारण उसके ये भी रहा कि वो
डिससेटिस्फाइड था अपनी एज से, मतलब 18 सेंचुरी से। और तीसरा ये भी था क्रिटिकल एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का क्रिटिकल एटीट्यूड। ये कुछ चीजें चल भी रही थी संसार में, ऐसा एटीट्यूड देखने को मिलता था कि सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं कारण था इसे एक सटायरिस्ट बनाने। पोप वॉज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। पोप अपनी जिंदगी से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। हिज डिसकंटेंटमेंट कैन बी सीन क्लियरली इन हिज पोएम्स। उसका डिसकंटेंटमेंट मतलब उसकी असंतुष्टि उसकी पोएम्स के अंदर देखने को मिलती है। तो वो अपनी लाइफ से भी संतुष्ट नहीं था, जिसके पीछे एक कारण मैं आपको बता ही रहा था। वो हाइट भी है, कहीं से कोई किसी का लव भी नहीं मिला, परेशान था मतलब ये। और ये भी एक कारण रहा, बाद में बीमार भी पड़ जाता है। तो क्लियरली उसकी पोएम में ये उसका डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। इफ पोप बी नॉट ए पोइट, वेयर इज पोइट्री टू बी फाउंड। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने डिक्शनरी लिखी है, उन्होंने भी क्या कहा है अलेक्जेंडर पोप के बारे में कि अगर पोप पोइट ना होता, इफ पोप बी नॉट ए पोइट, वेयर इज पोइट्री टू बी फाउंड, तो पोइट्री कहाँ मिलती। मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी कि पोइट्री भी ना होती अगर पोप ना होता तो। ही फिल्ड हिज पोएम्स विद ह्यूमनिज्म। वो पोएम के अंदर गॉड के बारे में या फिर इमेज, ये नेचर के बारे में, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करता। वो ह्यूमन को टारगेट बनाता है, मानव के ऊपर लिखता है। तो ह्यूमनिज्म का जो चैप्टर है वो देखने को मिलता है। जैसे उसने एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है उसकी जब स्टार्टिंग करता है, तो उसने उसका नाम भी दिया है पोएम का, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। जो प्रॉपर स्टडी है ना मैन काइंड की, वो मैन है। मतलब इंसान को मैन के ऊपर लिखना चाहिए, ऐसा कहता है वो। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी शुड परज्यूम गॉड, वी शुड स्कैन मैन, नॉट गॉड। हमें गॉड को परज्यू नहीं करना चाहिए, हमें गॉड के पीछे नहीं जाना चाहिए। पहले हमें इंसान के को ही, उसे ही स्कैन करना चाहिए। और हमें पहले हमारी प्रॉपर स्टडी जो होनी चाहिए मैनकाइंड की, वो मैन होना चाहिए, ह्यूमनिज्म के ऊपर लिखना चाहिए। पोप ने राइटिंग लिखनी चालू करी अपनी पोएम्स अर्ली एज में, जब वो 16 साल का था। इसीलिए उसकी जो पोएम्स है ना, वो उसमें कुछ कमियां निकलती थी, मतलब जो छोटी उम्र में लिखा। तो वो क्या करता था, रिवाइज करता था सेंटेंस को, अपनी पोएम्स को। एक बार लिख दी, फिर उसे रिवाइज करके लिखता था। तो ये एक बड़ा बेहतरीन वर्क था अलेक्जेंडर पोप का, क्योंकि न्यू क्लासिकल एज के सभी राइटर करेक्टनेस पे बड़ी ध्यान देते हैं, और ये जो रोमांटिक एज के वो नहीं देते। वर्ड्सवर्थ का तो यहाँ तक कहना था, अरे कमियां कुछ भी हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, बस हमारा मैसेज सही जाना चाहिए। लेकिन ये अलेक्जेंडर पोप करेक्टनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, तो हर सेंटेंस को रिवाइज करता था, दोबारा देखता था, एक बार लिख दिया फिर दोबारा रिवाइज करता था। पोप एक रिप्रेजेंटेटिव पोइट, अपनी एज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक सटायरिस्ट का काम भी यही होता है, क्योंकि वो समाज में देखता है क्या क्या बुराई है, फिर उसे अपने पोएम के अंदर दिखाता है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव पोइट अपना आप ही हो गया। पोप सफर्ड फ्रॉम लाइफ लॉन्ग इल हेल्थ, ये भी एक कारण था उसका बहुत ज्यादा सटायरिस्ट होना, मतलब चिड़चिड़ापन, क्योंकि उसकी इल हेल्थ थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। उसे भी ट्यूबरक्लोसिस, जो जॉन कीट्स को भी हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस की टीबी की मतलब बीमारी हो गई थी उसके स्पाइन में, पीछे रीढ़ की हड्डी में, बचपन से ही। तो वो ये भी एक कहीं ना कहीं, छोटी तो हाइट थी उसकी, ऊपर से उसे ट्यूबरक्लोसिस, तो ये सारा चिड़चिड़ापन यहाँ भी है उसका। फिर शॉर्ट स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर था, मतलब उसकी लेंथ, लंबाई जो थी ना, अबाउट 4 फीट 6 इंचेस, मतलब 4.5 फुट का इंसान लगा लो आप, कितना छोटा था वो। ये भी प्रभावित करता है उसके सेंसिटिव टेम्परमेंट को। उसका जो स्वभाव इतना सेंसिटिव था, इतना मतलब वो हर चीजों में इमोशनली हो जाता था। तो हर चीज में कमियां निकालना, ये सब, ये इसके पीछे इसकी हाइट भी एक कारण थी। क्योंकि देखो, जब कुछ कमी आपकी बॉडी में होगी ना, तो समाज में थोड़ा सा वही आपको ये चीजें देखने को मिलती है, तो आप चिड़चिड़े से हो जाते हो। वो चीज इसके अंदर हो गई थी। पोप was largely self-educated through private study rather than formal schooling। जो बड़ी क्लास तो उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर ली, लेकिन जो छोटी क्लास थी, जो स्कूलिंग होती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसके लिए वो स्कूल नहीं गया। उसने सेल्फ एजुकेटेड हुआ, थ्रू प्राइवेट स्टडी करी, रेदर देन फॉर्मल स्कूलिंग नहीं करी, स्कूल से नहीं पढ़ा था, घर ही पढ़ाया गया था इसे। ही ट्रांसलेटेड होमर की इलियड और ओडेसी को उसने इंग्लिश में हीरोइक कपलेट में उसने ट्रांसलेट करा। ये इसका बड़ी बात है, ये पूछ भी लिया जाता है। तो होमर की इलियड एंड ओडेसी को करा दिए, 24 बुक्स में लिखे गए ईपिक है इलियड एंड ओडेसी। द होमर ट्रांसलेशन जो है, इसी ने इसे पोप को, जब उसने ये होमर की ट्रांसलेशन करा ना, उसने बना दिया पोप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर लाइफ। अपनी जिंदगी में वो
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब पैसों का आगमन चालू हो गया था इन चीजों को करके, क्योंकि वे बहुत बढ़िया महाकाव्य थे। उन्हें फिर इंग्लैंड में भी पढ़ा जाने लगा। वैसे नहीं पढ़े जाते, क्योंकि उन्हें चेंज करना लैंग्वेज में, वो ग्रीक में लिखे फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ये काम एलेक्जेंडर पोप ने करा। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इसका एक क्रिटिकल वर्क है, इसमें नाम ही ऐसे लिखा रहता है लेकिन ये पोइट्री में लिखा हुआ है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन एंटायरली इन हीरोइक कपलेट्स। देखो ये भी हीरोइक कपलेट में लिखा है। ये क्वेश्चन अलेक्जेंडर पोप पे बनता है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसे पूछते हैं कि ये क्या है, ये एसे है, ये प्रोज वर्क है, पोइट्री का वर्क है, ये पोयम है, या ये कोई नॉवेल है, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये लिखा रहता है एसे, लेकिन ये एसे नहीं है, ये एक मतलब पोयम की तरह लिखा हुआ, पोइट्री में लिखा हुआ। जब हीरोइक कपलेट आ गए तो सीधी सी बात है, ऐसे तो प्रोज में लिखे जाते हैं। प्रोज का तो मतलब ही खत्म हो गया। हीरोइक कपलेट का मतलब, ब्लैंक वर्स का मतलब, या फिर फ्री वर्सेस का मतलब, ये तर्जा राइमा और ये जितने भी आइम्बिक पेंटामेटर सब पोइट्री तो है। तो पोइट्री में लिखा जाना हीरोइक कपलेट। जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग में ड्रामा लिखा रहता है, लेकिन वो होती पोइट्री। पोप परफेक्टेड द आर्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड एपिग्रामेटिक वर्स। उसने एक बैलेंस और एपिग्रामेटिक वर्स वाली कला को परफेक्ट किया। एपिग्रामेटिक का मतलब इससे जोड़ देना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम फ्रांसिस बेकन पे भी बात करते हैं। एपिग्रामेटिक, एपिग्रामेटिक स्टाइल क्या होती है, ये सूक्तियां होती है। जैसे मैंने अभी आपको दिखा ना, टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो ये एक सूक्ति हो गई प्रोवर्ब्स टाइप में। तो एक लाइन में लंबी बात कह देना, तो वही गागर में सागर भर देना, उसे कहते हैं इपिग्रामेटिक स्टाइल। तो ये वाली स्टाइल यूज करता था। ये हीरोइक कपलेट में ज्यादातर होता भी है। आपने दो लाइन में बहुत सारी बात बोल दी, तो वो ऐसे इपिग्रामेटिक स्टाइल जब आए तो पोप बैकन जैसे व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं। फिर सटायर वाज इंटेलेक्चुअल। सटायर जो लिखता है वो इंटेलेक्चुअल माने माइंड से, रेदर देन इमोशनल। सटायर जो करे वो भावुक होके नहीं करता, माइंड यूज करके करता है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये इंसान यहाँ गलत चल रहे हैं, उन्हें दिखाता है, सटायर करता है। ही एम्फेसाइज, उसने किस किस चीज को एम्फेसाइज करा है, मतलब प्रभावित करा है, प्रभाव डाला है। ऑर्डर पर, एक तो सीक्वेंस, क्रम, क्लियरिटी स्पष्टता, करेक्टनेस, बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, डिसिप्लिन इन पोइट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन, इन चीजों पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। अलेक्जेंडर पोप ने भी डाला और न्यू क्लासिकल एज के राइटर करते भी थे। इसके बाद में ये चीजें खत्म होती चली गई। जब पोइट्री आई, आपके लिरिकल बैलेट्स निकले और उसके अंदर 23 पोएम्स आई, जिसमें 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने और 4 पोएम एस टी कॉलरिज ने लिखी थी। तो वो जब आप पढ़ोगे और यहाँ न्यू क्लासिकल एज के वर्क को पढ़ोगे, तो दोनों में धरती आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। वे रूल्स एंड रेगुलेशन को अवॉइड करते थे, लेकिन न्यू क्लासिकल एज के राइटर, खासकर अलेक्जेंडर पोप जैसे, बिल्कुल करेक्ट रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन ये सब चीजें डालते थे। ही एडवोकेट होता है सलाह देना इस चीज पर कि पोइट्री शुड बी मॉरल एज वेल एज आर्टिस्टिक। पोइट्री में आर्टिस्टिक भी हो, आर्टिस्ट हो, कलात्मक। कलात्मक का मतलब होता है कि भाई सारी आर्ट हो जो एक पोइट्री में होनी चाहिए। मान लिया एक पोइट्री में करेक्टनेस होनी चाहिए, ब्रेविटी होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ल्यूसिडिटी होनी चाहिए, वो सब चीजें होनी चाहिए जो एक कला कहती है, वो होना चाहिए। और मोरल भी हो, नैतिक शिक्षा हो। आप ऐसे ही मत लिखो एंटरटेनमेंट के लिए, जबकि ये रोमांटिक एज वाले कहेंगे कि भाई हमें मोरलिटी से मतलब नहीं है, वो होना चाहिए हमारे जैसे वर्ड्सवर्थ के लिए कहा जाता है मोरल यूनक। तो मतलब वो मोरलिटी नहीं दिखाता, नेचर के बारे में बात करता है, तो मोरलिटी होनी चाहिए, ऐसा मानना अलेक्जेंडर पोप का है। His lines are frequently quoted for their epigrammatic wisdom. एपिग्रामेटिक विजडम के लिए उसकी लाइंस को फ्रीक्वेंटली माने बार बार कोट किया जाता है, मतलब बार बार। जैसा भी मैं बता रहा था ना, टू एरर इज ह्यूमन और टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो ये लाइन कोट करी जाती है, मतलब इंसान अपनी स्पीचेस में बोलते हैं, मतलब ये लाइन जो है ना फेमस हो जाती है। तो फॉर देयर एपिग्रामेटिक विजडम की वजह से होती है ना, थोड़ा सा बोलते हैं, बहुत बात छिपी रहती है, इसलिए ये प्रोवर्ब्स बन जाती है, सूक्तियां बन जाती है, मुहावरे बन जाते हैं इनकी जो लाइनें हैं। पोप अवॉइडेड एक्सेसिव इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन को अवॉइड करते हैं, जो कि रोमांटिक एज वाले तो इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा वर्क करते थे, उनके लिए तो वो तो ज्यादातर इमेजिनेटिव थे। वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शैली, जॉन कीट्स जैसे राइटर, बायरन जैसे बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव थे। यहाँ इमेजिनेशन को रियलिज्म की बात करते हैं, अवॉइड करते हैं, ज्यादा इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, टिपिकल ऑफ रोमांटिक पोइट्स, जो विशिष्ट थी रोमांटिक पोइट्स के लिए। मतलब रोमांटिक पोइट्स तो इमेजिनेशन पे बहुत वर्क करते थे, लेकिन न्यू क्लासिकल एज वाले राइटर और खासकर अलेक्जेंडर पोप जैसे, इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट करा है
ये इमेजिनेशन को, एक्सेसिव इमेजिनेशन को मना कर। हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स अगस्टन आइडियल्स ऑफ हार्मोनी एंड स्टेबिलिटी। इनकी जो पोइट्री है ना वो रिफ्लेक्ट करती है अगस्टन आइडियल्स। ये अगस्टन एज भी होती है, अगस्टन आइडियल्स क्या होते हैं समझ लो। अगस्टस जो थे वो राजा थे, नेफ्यू है, भतीजा है जूलियस सीजर का, और लगभग इसका टाइम था। अब आप थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करना, इस एज को 18 सेंचुरी को अगस्टन एज क्यों कहते हैं। अगस्टस नाम से एक राजा हुआ है रोम का, वो जूलियस सीजर के बाद, लगभग आप ये समझो बिल्कुल बीसी और एडी के बीच में, तो जब कैलेंडर बना उससे कुछ समय पहले, लगभग 40-50 साल पहले उसका जन्म हुआ, और कैलेंडर होने के बाद में एडी में उसकी मौत हुई। तो जो ये टाइम है लगभग 40 बीसी, 30 बीसी, 20 बीसी, ये अगस्टस राजा का रहा है। जब उसका शासन रहा तो उस समय जो जो राइटर हुए थे रोम के, और उसी समय ग्रीक में जो राइटर हुए थे, वो बहुत क्लासिकल वे में लिखा करते थे। तो उस एज को, उस वे जो राइटर थे ओविड जैसे, उन्हें कॉपी करा अलेक्जेंडर पोप ने। तो पोप ऐसा लिखता था जो अगस्टस राजा के टाइम के राइटर लिखा करते थे उस समय रोम में। पोप लिख रहा है यहाँ पर इंग्लैंड में, तो उसने ऐसा लिखा जो अगस्टस राजा के टाइम में व्यक्ति लिखा करते थे। तो इस एज का नाम उस राजा के नाम से पड़ गया, अगस्टन एज। ये 18 सेंचुरी इसलिए पड़ा, ऐसा नहीं कि अगस्टस जैसा राजा था, इसलिए कि अगस्टस जैसे राजा वहां था, उस समय के जो राइटर थे उन जैसे वर्क लिखे यहाँ पर, और खासकर अलेक्जेंडर पोप ने। तो ये कहा गया है हिज पोइट्री, जो अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री है वो रिफ्लेक्ट करती है, मतलब चिन्हित करती है, प्रदर्शित करती है, रिफ्लेक्ट करती है, शो करती है, अगस्टन आइडियल्स देखने को मिलते हैं। अगस्टन आइडियल से मतलब होता है जो अगस्टस के टाइम पे जो आदर्शवाद था, जो वहां के वर्क में देखने को मिलता था, ऑफ हार्मोनी एंड स्टेबिलिटी, वो हार्मोनी ले और वो स्टेबिलिटी स्थिरता, वो सारी अगस्टन आइडियल्स वाली। तो मतलब अगस्टस एज में जो राइटर लिखा करते थे उन्हीं का जैसे पोइट्री देखने को मिलती है अलेक्जेंडर पोप के वर्क के अंदर, ये बात थी। पोप ने वैल्यू दी है, मतलब उसने इस चीज पे ज्यादा प्राथमिकता दी है, करेक्टनेस होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्धता होनी चाहिए पोइट्री के अंदर, मोर देन ओरिजिनलिटी। जो ओरिजिनलिटी से भी ज्यादा है, मौलिकता से भी ज्यादा है, करेक्टनेस होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। उनकी जो पोइटिक स्टाइल है नोटेड फॉर कंडेंसन, कंडेंस होता है ना, कंडेंस्ड उसे बोलते हैं, कंडेंस्ड मिल्क होता है मावा, जब मावे दूध को भून भून के थोड़ा सा हो जाता है ना, उसे कंडेंस बोलते हैं। तो कंडेंसेंस हो गया, वर्ड कब सेंस आ जाती है यहाँ पर कि ये, इस इसे हम बोलते हैं कि जो बहुत संक्षिप्त है, मतलब कंडेंसेंस हो गया, संक्षिप्त कर देना, संकुचित कर देना, थोड़ा कर देना, वो मैक्सिमम मीनिंग इन मिनिमम वर्ड्स। ये खोल भी दिया आगे कि उन्होंने कंडेंसेंस को ध्यान दिया है कि मैक्सिमम मीनिंग हो और मिनिमम वर्ड्स में, कम शब्दों में ज्यादा कहना। His poems reflect the urban culture of 18th century London society. लंदन में 18 सेंचुरी का जो अर्बन कल्चर था ना, जैसे बेलिंडा के बारे में बात करी, और वो दो परिवार दिखाए, बैरन का और बेलिंडा का, जो एराबेला था वैसे अगर नाम देखे, और उधर लॉर्ड पीटर, तो उनका जो परिवार था वो अर्बन था, बल्कि एरिस्टोक्रेटिक था। तो अपनी पोएम्स, इनकी जो पोएम होती है उसमें अर्बन कल्चर को दिखाता है वो 18 सेंचुरी लंदन की सोसाइटी को। ही नेवर मैरिड, इनकी शादी नहीं हुई थी, उसके पीछे कारण ये भी था, ये हाइट में बिल्कुल ऐसे थे, जरा से थे। तो ही नेवर मैरिड एंड हैड ए क्लोज बट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद मार्था ब्लाउंट के साथ उनकी कुछ रिलेशनशिप रही फॉर मच ऑफ हिज एडल्ट लाइफ, कुछ उनकी व्यस्क लाइफ जो रही है उसमें, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत अटैचमेंट इस लेडी के साथ देखने को मिला है, अदरवाइज इनकी शादी नहीं हुई। ही वाज क्रिटिसाइज्ड विद द निकनेम, उनका निकनेम, इन्हें इस नाम से भी जाना गया, द विक्ड वास्प। एक विक्ड माने होता है दुष्ट होता है, वास्प माने ततैया को बोलते हैं, जो ये होता है, ततैया जो होता है, ऑफ ट्विकेनहम, ये जगह का नाम है। ये ट्विकनहम का वास्प है, विक्ड वास्प है, मतलब ट्विकनहम ये जगह हो गई, वहां का वास्प है जो दूसरे को डंक मारता है। डंक मारना होता है सटायर करना। फॉर हिज शार्प सटायर, इनके तीखे तीव्र सटायर की वजह से इन्हें वास्प कहा गया है। और कहाँ का, ट्विकरम का, ये जगह है जहां ये पैदा हुए थे, तो यहाँ का वास्प है ये, ऐसा बोला इनके लिए।
ही केप्ट ए बिलव्ड डॉग, इनका एक प्यारा डॉग भी था जिसका नाम बाउंस था। वो अपियर्स इन सेवरल ऑफ हिज लेटर्स एंड पोएम्स, जो कुछ पोएम्स के अंदर, इनके कुछ लेटर्स के अंदर उसका देखने को मिलता है, मतलब उसे इन्होंने मेंशन किया है। तो ये था, अगर हम बात करें अलेक्जेंडर पोप की, तो अलेक्जेंडर पोप पे, उनकी बायोग्राफी पे ये क्वेश्चंस थे जो इंपोर्टेंट थे। इनमें से 10-12 क्वेश्चन तो काफी इंपोर्टेंट है। बाकी हमने सारे क्वेश्चन जो लगभग जितने भी रिलेटेड टू अलेक्जेंडर पोप थे ना, सब आपको बता दिए। कुल मिला के न्यू क्लासिकल एज को भी समझने का आपको मौका मिलेगा इससे, कि भाई न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज के बारे में मैंने दोनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इस बायोग्राफी में बता भी दिया, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा, और आपको पता भी लगेगा कि अलेक्जेंडर पोप किस तरीके के राइटर थे। तो यहीं तक करेंगे इसे, कंप्लीट करते हैं। ये एलपी ग्रेड में लगे हुए हैं भी हैं, और इनकी पोएम लगी हुई है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि मौखिक